मैं इंद्रजीत सर आज 12वीं क्लास का इतिहास का एनसीईआरटी बुक का पार्ट 3 लेकर आए हुए हैं, जिस पाठ का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग का प्रश्न उत्तर। तो 1 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर होगा, पितृवंशिकता पिता से पुत्र, पौत्र आदि के वंश का पता लगाने की एक प्रणाली है। विशेष रूप से कुलीन परिवारों के बीच इसके महत्वपूर्ण होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर राजाओं के संदर्भ में सिंहासन भी अधिकार जमा सकते थे। कभी पुत्र ने न होने पर एक भाई दूसरे भाई का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियों जैसे प्रभावती गुप्ता सत्ता का उपयोग करती थी। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आरंभिक राज्यों में शासन निश्चित रूप से क्षेत्रीय ही होते थे? चर्चा कीजिए। उत्तर होगा, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई। मौर्य वंश जिनके एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया के उद्भव पर गर्भजोशी से बहस होती है। बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। शुंग और कनौ जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता। 3 नंबर क्वेश्चन, द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मापदंडों की तुलना कीजिए व उनके अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर, द्रोण एक बार ब्रह्मद्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद शिकारी समुदाय आया। द्रोण ने जो धर्म समझाते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई तथा उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धर नहीं रहा। हिडिंबा एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध ने विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उसे पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई। हिडिंबा ने अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से सबको अवगत कराया। वह बुफंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है।
अंततः इस विवाह के लिए सब तैयार हो गए। समय आने पर हिडम्बा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। मातंग एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम मातंग था। उनका विवाह मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुआ। मांडर्यु कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया तथा प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं तथा भिक्षा के योग्य नहीं। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है वे अज्ञानी हैं, वे भेंट के पात्र नहीं हैं। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। जब दित्य मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफी मांगने के लिए उनके पीछे आई। क्वेश्चन नंबर 4, किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित था? उत्तर, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। इसमें पुरुष के बलिदान का वर्णन है। ब्राह्मणी दृष्टिकोण के अनुसार समाज को 4 श्रेणियों या वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने वाले होते हैं, क्षत्रिय युद्ध करने वाले, वैश्य व्यापार करने वाले और शूद्र को केवल एक व्यवसाय सौंपा गया था जो था अन्य तीनों वर्णों की सेवा का। जबकि सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा उक्त अवधारणा से अलग है। इसमें जन्म के आधार पर सामाजिक स्थिति के निर्धारण के विचार का समर्थन नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, निम्नलिखित अवतरण महाभारत से हैं जिसे ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर दूत संजय को बोधित कर रहे हैं। उत्तर, संजय धृतराष्ट्र गृह के सभी ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहित को मेरा विनीत अभिवादन दीजिएगा। मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक होता हूँ। मैं कृपाचार्य के चरण स्पर्श करता हूँ और कुरुवंश के प्रधान भीम के मैं वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को नमन करता हूँ। मैं उनके पुत्र युधिष्ठिर और उनके अनुजों के स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूँ तथा उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उन सब युवा कुरु योद्धाओं का अभिनंदन करता हूँ जो हमारे भाई, पुत्र और पौत्र हैं। सर्वोपरि मैं उन महामती विदुर को जिनका जन्म दासी से हुआ है नमस्कार करता हूँ, जो हमारे पिता और माता के सदृश हैं। मैं उन सभी वृद्ध स्त्रियों को प्रणाम करता हूँ जो हमारी माताओं के रूप में जानी जाती हैं, जो हमारी पत्नियां हैं। उनसे यह कहिएगा कि मैं आशा करता हूँ कि वे सुरक्षित हैं। मेरी ओर से उन
कुल वधुओं का जो उत्तम परिवारों में जन्म है और बच्चों की माताएं अभिनंदन कीजिए तथा हमारी पुत्रियों का आलिंगन कीजिए। सुंदर सुगंधित सुवेशित गणिकाओं को शुभकामनाएं दीजिएगा। दासियों और उनकी संतानों तथा वृद्ध विकलांग असहाय जनों को भी मेरी ओर से नमस्कार। इस सूची को बनाने के आधारों की पहचान कीजिए। उम्र, लिंग, भेद व बंधुत्व के संदर्भ में क्या कोई अन्य आधार भी हैं? प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पष्ट कीजिए कि सूची में उन्हें एक विशेष स्थान क्यों रखा गया। उत्तर इसका हम निकालते हैं। इस सूची को बनाने के लिए उपयोग किए गए मानदंडों से पता चलता है कि अन्य कारक भी थे जिनका उपयोग इन सूची को बनाने के लिए किया गया था। ब्राह्मण, पुरोहित और गुरुओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। राजा और एक ही उम्र के व्यक्तियों को दूसरे स्थान पर रखा गया है। अगले स्थान पर योद्धाओं को रखा गया है। वृद्ध महिला, पत्नियों, बेटियों और बहुएं अगले क्रम में थीं। दासियों, अनाथों और विकलांगों का भी ध्यान रखा गया और इन्हें क्रम के अंत में रखा गया। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखें। भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस विंटरनित्ज ने महाभारत के बारे में लिखा था कि चूंकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीजें इसमें निहित है। वह भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराइयों को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चर्चा कीजिए। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जो हमें भारतीय इतिहास की गहरी जानकारी देते हैं। इनमें से महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल भारतीय इतिहासकारों में बल्कि विदेशी इतिहासकारों में भी प्रसिद्ध है। इस महाकाव्य में जीवन के लिए बड़ी संख्या में सीख मौजूद है और इसमें भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं की भी जानकारी है। हमें महाभारत के उस समय के लोगों के दृष्टिकोण और विचारों के बारे में भी पता चलता है। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार है, मापदंडों का चित्रण। किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती है। बौद्ध आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात का एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथा था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जुड़े। महाभारत में युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। यह हमें राजनीतिक स्थिति, विवाह के विभिन्न रूपों और विवाह से संबंधित नियमों, समाजों में महिलाओं की स्थिति और विरासत के बारे में भी बताता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? चर्चा कीजिए। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं।
महाभारत के लेखक के बारे में कई विचार हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्होंने सूत कहा जाता है। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरुक्षेत्र पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। कहानी के कुछ हिस्से संभवतः यह भी दर्शाते हैं कि पुराने सामाजिक नियमों को अक्सर नए मानदंडों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इस समय विष्णु की पूजा बढ़ रही थी और महत्व प्राप्त कर रही थी, और कृष्ण, जो महाकाव्य के एक महत्वपूर्ण नायक थे, को विष्णु का रूप बताया जाने लगा। ग्रंथ में प्रारंभ में 10,000 से कम छंद थे, जो धीरे धीरे बढ़कर लगभग 1 लाख हो गए। साहित्यिक परंपरा में इस बहुत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। यदि यह महाकाव्य एक ही लेखक के नाम होता तो हमें लोगों के दृष्टिकोण में इस तरह की विविधता नहीं देखते और इस विचार पर संभवतः नीरस बन जाते हैं। यदि ऐसा होता तो हम महाकाव्य को लेखक के दृष्टिकोण से देखते और इसकी व्याख्या इस प्रकार करते जिससे ये लेखक के विचारों के साथ मेल खाती। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होगी? कारण सहित उत्तर दीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। वंश और रिश्तेदारी का पता लगाने की 2 अवधारणा थी। पितृवंशिकता, जिसका अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि से चलती है, और मातृवंशिकता, इस शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहां वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। इस समय पितृवंशिकता प्रचलित थी और पितृसत्तात्मक उत्तराधिकार की घोषणा की गई थी। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां, जैसे प्रभावती गुप्ता ने सत्ता का उपभोग किया। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। स्त्रियां इस पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, किंतु वह विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का वास्तविक हक माना जाता था और इसे स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति में स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह के नियम भी अलग अलग थे। पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहीं इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। उनके पास घर के संसाधनों का कोई दावा नहीं होता था। एक धारणा यह भी थी कि कन्यादान पिता का एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य होता है, जबकि बेटों में मामले में ऐसा कोई विश्वास नहीं था। यद्यपि उच्च वर्ग
कि महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी। समान भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता, संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। उपयुक्त कारणों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रारंभिक समाज में लैंगिक असमानता प्रचलित। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। उत्तर देखते हैं। साक्ष्य जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं किया जाता था। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधुआ सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्ता सत्ता का उपभोग करती थी। जहां पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहां इस व्यवस्था में पुत्रियां को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधन पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया, किंतु सातवाहन शासकों का मामला अलग था। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि विवाह के बाद में उन्होंने अपने पिता के गोत्र नाम को ही कायम रखा। यह विचार ब्राह्मणवादी सिद्धांतों के विपरीत था। अब कुछ मानचित्र से क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इस अध्याय के मानचित्र की अध्याय 2 के मानचित्र 1 से तुलना कीजिए। कुरु पंचाल क्षेत्र पास स्थित महाजन पदों और नगरों की सूची बनाई। बज्जी, केशव, काशी, वत्स, सूरसेन, मत्स्य, मल्ल आदि अध्याय 2 में मानचित्र है। अब यहाँ आपका 2 में देखिए अध्याय नक्शा में है, दिया गया है, तो इसको आप लोग करके आइएगा। समय देने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम मोटिवेट होकर दूसरा और वीडियो लाएं। आपका दिन शुभ हो।